अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। जरदारी साहब को पूरा हक हासिल है कि वो लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोके और लाड़काना के वजीर आजम के लिए रास्ता हमवार करें। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, हमारे यहाँ इंतखाबात से पहले और उसके बाद के हालात में इल्ज़ामात की बौछार का रिवाज बहुत आम होता है। जो जमात मकबूलियत या कबूलियत का दर्जा रखती है वो खुश और बाकी सभी जमातें इंतखाबात से पहले नाखुश होती हैं। इसी तरह इंतखाबात जीतने वाले के लिए इलेक्शन शफाफ और हारने वाले के लिए धांधली ज़दा होते हैं। इसी के गिर्द सियासत हमारी घूमती है और बयानिया बनता है। जैसे कि आजकल बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर, सभी जमातें तनकीद का रुख जो है वो उनका PMLN की जानिब है, क्योंकि बाकी जमातों की नज़र में PMLN को निज़ाम से गैर मामूली फेवर्स मिल रही हैं, जिस पर राना सनाउल्लाह ने अपनी पार्टी का दिफा करते हुए कहा है कि अगर उनकी जमात 2018 में नामुवाफिक हालात के बावजूद पंजाब में सबसे ज़्यादा सीट्स वाली पार्टी बनी थी तो आज उन पर निज़ाम की पुष्पनाही का इल्ज़ाम क्यों लग रहा है। उनकी नज़र में कल जो उनके साथ हुआ अगर वो आज किसी और के साथ हो रहा है तो ये मकाफ़ाते अमल है, ना कि सहूलतकारी। क्या PMLN की इस मंतक में वज़न है या आने वाले दिनों में इसको एक बार फिर लाडले या सिलेक्टेड का ताना सुनना पड़ेगा, जैसे कि 2018 के इंतखाबात के बाद PTI को सुनना पड़ा था, क्योंकि PP की नज़र में तो नून लीग अभी से किंग्स पार्टी का दर्जा पा चुकी है। दूसरी जानिब मौलाना अपने सख्त मुखालिफ PTI चेयरमैन को इंतखाबात के मैदान में हराने के ख्वाह हैं और चाहते हैं कि उनके हाथ खुल जाएं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर कानून अपना रास्ता ले तो PTI पर 9 मई को रियासत मुखालिफ जराइम की पादाश में पाबंदी भी लग सकती है। तो अगर देखा जाए तो मौलाना साहब सियासी वज़ादारी और बयानबाजी की हद तक ही PTI को मैदान में देखना चाहते हैं, वरना वो भी अपने मुखालिफ को मैदान में रखने के हक में लग नहीं रहे। इस सूरत हाल में सवाल यही उठता है कि अगर इस बार भी इंतखाबात का माहौल 2018 जैसा रहेगा तो क्या इंतखाबात के बाद वही होगा जो पिछले 5 साल से होता आ रहा है, और फिर मुल्क में वो इस्तेकाम कैसे आएगा जिसकी हम सब उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट नुसरत जावेद साहब मौजूद हैं। नुसरत, प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से तारिक फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और बैरिस्टर गौहर साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो गुफ्तगू का आगाज़ बाकायदा करने से पहले ज़रा सुनवा देती हूँ कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, ज़रा वो सुनते हैं और फिर आगे चलते हैं। 2018 का इलेक्शन जो है उस वक्त कौन सी सहूलतकारी थी? तो क्या हमने सूबाई असम्बली की 130 सीटें नहीं जीती? सबसे बड़ी पार्टी हम नहीं थे? क्या कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी पंजाब में हम नहीं थे? तो मामला ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हर मरतबा यही हालात होने चाहिए? हर मरतबा जो है वो मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग को झूठे मुकदमों में जो है वो पाबंदे सलासल ही रखा जाना चाहिए? और अगर अब ऐसा नहीं है तो ये जी अपना ये सहूलतकारी है, कौन सी सहूलतकारी है? तो नुसरत साहब, मेरी इंटरप्रिटेशन इसमें जो मुझे समझ आई है वो ये है कि कल तक अगर हमने तुम्हारा लाडलापन भुगता था तो आज तुम भी भुगत लो। मुझे तो ये समझ आ रही है। आप इसकी क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं राना साहब के बयान की? तो इम्प्लिसिटली ये भी कह रहे हैं कि हम आइंदा जो उनके साथ इन दिनों हो रहा है उसके लिए भी तैयार कर रहे हैं। उसके लिए भी देखिए ना कहीं ये विशेष साइकिल तो ख़त्म होना चाहिए ना। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये जो सहूलतकारी की बात हो रही है ना, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर टू देम, उसमें गालिबन ज़्यादा जो है वो जो अदालती हवालों से कुछ इनकी मुश्किलात वगैरह आसान हो रही हैं और उसके पीछे एक तारीख़ है भी। लेकिन बहरहाल ये तो बहुत न्यूट्रल लोग भी ये कह रहे हैं कि पंजाब की हद तक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी इन लोगों का साथ दे रही है। और जैसे अभी हदबंदियाँ हुई हैं तो एक मुख्तसर सा पैमाना बना लेते हैं, अपने किसी रिसर्चर को कहिए कि वो तहकीक कर ले कि सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें जो है इनके ख़िलाफ़ इन हदबंदियों के किन्होंने दी हैं। मिसाल के तौर पर अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, क्या ये अपनी हल्का बंदियों के साथ मुतमईन हैं, यानी तहरीक इंसाफ वाले? और जो बाकी जो दो यहाँ पे हैं तो क्या इनकी जमात ने उस पर एतराज़ात उठाए हैं या नहीं? तो हमारे पास एक पैमाना बन जाएगा कि अगर ये जो 3 हल्के इस्लामाबाद में हैं
इसमें अगर PMLN ने एतराज़ात उठाए हैं नए हल्का बंदी में तो फिर तो यकीनन ये नहीं। कितना सादा आपने नहीं, मैंने एक आखिर कुछ तो बैरोमीटर नहीं देखें डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है कि आप जैसे लोग, मैं अपने दोस्तों से अब मैं तंग आ गया हूँ, इसलिए कि मैं टेलीविज़न पे कुछ कह रहा होता हूँ, आप उसको इस तरह स्माइल मारते हैं या इंटरप्रेट करते हैं कि जैसे मैंने तकरीबकारी कर रहा हूँ। हालांकि मैंने एक सिंपल सा आपसे जो है, प्लीज ये ऐसे मत करें, खुदा का वास्ता है। अगर मैं आ गया हूँ वापस टीवी पे और अभी तक मैं बोल लेता हूँ तो आप क्यों जलते हैं मुझसे? क्यों आप मेरे यानी प्रोफेशन के आप यानी खराब हो रहे हैं? आई एम सॉरी, आपको देखिए, अच्छा नहीं, आप मुझे बताएं क्या यानी जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैंने गलत बात की है कि भाई ये एक पैमाना बना लेते हैं स्टैंडर्ड कि अभी हल्का बंदियां हुई हैं, इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, सबसे ज्यादा शिकायतें इस हल्का बंदी के खिलाफ किस जमात ने की? अगर वो मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कौन ने लाड़ ले, इतनी सी बात है। बिल्कुल ठीक है, ये जो है ये हम इसका थैंक यू वेरी ठीक है। नहीं मैं इस पे आई एम ग्लैड दैट यू अंडरस्टूड फाइनली इंस्टेड ऑफ जोकिंग वी आर ऑन द सेम पेज, वी आर ऑन द सेम पेज। थैंक साहब, जो 2018 में हुआ आपको उसको भी कहना चाहिए कि वो भी गलत था, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर आज जो हो रहा है आपके साथ वो गलत है तो जो कल 2018 में हो रहा था PMLN के साथ वो भी सही नहीं था। देखिए, हमारी एक बदकिस्मती तो हमेशा से ये रही है कि हम अपने माजी में इतने उलझते रहे हैं कि हमने मुस्तकबिल और हाल को बिल्कुल छोड़ा हुआ है कि हम देखें और वक्त से सबक सीखे कि ये हालात जिस तरह नहज पे जा रहे हैं। आप 2018 को एक नज़र के लिए देखें, उस वक्त ये तो अभी PMLN कह रही है कि 2018 बुरा था और मौजूदा वक्त ठीक है। 2018 में अगर सिर्फ और सिर्फ मियां साहब के खिलाफ और उसकी फैमिली के खिलाफ केस बने थे, उनके पॉलिटिकल वर्कर, सपोर्टर और पार्टी के खिलाफ कोई केस नहीं बने थे। इन्होंने फुली पार्टिसिपेट कर लिया, हर कंस्टिट्यूएंसी से बंदे उतारे, उनको फुल पार्टिसिपेशन जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें मौका मिला। इन्होंने अपने इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया है। जहां जहां भी आए थे तो उससे पहले जो इलेक्शन हुए थे, आप इन लोगों से एक नज़र पूछिए कि अगर आपको इलेक्शन रिजल्ट पे एतराज था तो आपके कैंडिडेट जो हारे थे उनके पास कितना एक एविडेंस था उस इलेक्शन को सेटिसाइड करने के लिए? कितने लोग थे जिन्होंने इलेक्शन पिटीशंस फाइल कर ली कि इसमें धांधलियां हुई है? 45-47 के अलावा कोई और किसी ने केस फाइल ही नहीं किया था कि यहाँ कोई धांधली हुई है। तो वो तो एक फास्ट खत्म होना चाहिए। लेकिन कता कलामी की माफी बैरिस्टर साहब, कता कलामी की माफी, आपने कहा कि जी वो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अगर आपको याद हो तो जब सेनेट की टिकट्स जो अलॉट की थी, जो अवार्ड की थी, नॉमिनेशंस जो की थी नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त क्योंकि कह दिया गया ताहयात जो है वो नाअहल हो चुके हैं, वो इस काबिल भी नहीं हैं कि वो टिकट्स जो हैं वो दे सके, उन सबको एज इंडिपेंडेंट्स लड़ना पड़ा था। ये भी हमने देखा है। तो ये नहीं हम कह सकते कि मतलब कोई उनके लिए कोई रुकावट नहीं थी, बिल्कुल रास्ते जो हैं वो राय हमवार थी, जैसे उन्होंने करना था उस तरह वो कर सकते थे। वो सेकंड फेज था, क्योंकि सेकंड फेज में ऐसा हुआ था क्योंकि बाय दैट टाइम जो है ना वो उनके दस्तखत मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बेस पे वो जो है जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसकी बेस पे उनके जो टिकट इशू हुए थे उसको रिजेक्ट किया गया था। पर उसके बावजूद भी PMLN ने उस जजमेंट की रिव्यू नहीं सीख किया था कि ये जजमेंट गलत है, इसलिए वो फाइनल होने की वजह से उनको ये देखना पड़ा था। लेकिन देखिए, फॉर नाउ ऑनवर्ड्स, ये अभी जब हमारी मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन के सामने, तो हमने भी इलेक्शन कमीशन को यही लिखा था कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होल्ड कराना, लेवल प्लेइंग फील्ड सारी पार्टी को इंश्योर कराना, पार्टिसिपेशन ऑफ द पॉलिटिकल वर्कर्स का होना, ये इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। आईनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ये इलेक्शन कमीशन ने हर वो इकदाम करना है जिससे सबकी सेटिस्फेक्शन हो और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आपने प्रोवाइड करना है तो आप सबको इजाजत दे, वो वर्कर कन्वेंशन करे, वो उनकी पार्टिसिपेशन हो, वो वर्कर कन्वेंशन, ये लाजिम है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अगर इलेक्शन हमने मुतनाज़ बनाए वक्त से पहले और हमने किंग्स पार्टी बनाना शुरू किया और हमने लोगों को पैक एंड चूज अभी से शुरू कराना किया और हम लोगों के लिए ये डिसाइड करेंगे कि कौन इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, कौन जीतेगा, कितने मार्जिन से जीतेगा, किस सूबे में कौन इलेक्शन हुकूमत बनाएगा और हम अननेचुरल किस्म के उनके लिए अलायंसेस बनाएंगे, तो ये मुल्क और इकानमी के लिए और जो हमारी डेमोक्रेसी है इसके लिए ये सर माजरत के साथ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ जितने हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने हमारी पॉलिटिशियंस हैं, उनसे सिर्फ तकाजा मैं यही करती हूँ कि जब आप अपोजिशन में होते हैं ना तो ये सारी बातें बड़ी खूबसूरत लगती हैं और बड़ी अच्छी बातें आप करते हैं। अनहोली अलायंसेस, अननेचुरल अलायंसेस,
उसके बाद आपको पता है किस तरह आपके साथ अननेचुरल अलायंस जो है वो MQM का भी था, फिर जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू बकौल आपके थे उनका भी था। इसी तरह और बहुत सारी जमातें हैं जिनको आपके साथ मिलाया गया ताकि आपके नंबर्स पूरे करें। और कितनी दफ़ा तो मतलब तो खैर अब ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि जब मेरे नंबर्स पूरे नहीं होते थे तो मैं किसको कहा करता था कि नंबर्स पूरे करें। तो ये तो मेरा ख्याल है हमारी सियासत का अलमिया है, और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम सीखने के लिए जो है तैयार नहीं है। नुसरत आपकी तरफ आती हूँ, आज आप किसी से बात कर लें, PMLN में, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट PMLN, और उनसे आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें और कहें कि जी इनको जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, तो वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि जी इनको बिल्कुल इजाज़त मिलनी चाहिए या जो A के लिए है पैमाना वही B के लिए होना चाहिए। वो आपको याद कराएंगे, भाई याद करो 2018 में हमने फिर भी 123 सीट्स निकाली थी, जितना कुछ हो गया था। जब तक हम इस पॉइंट पे नहीं आएंगे कि जो कल हो रहा था वो गलत था, हम इस से आगे निकल सकेंगे? हम जो ख्वाह हैं कि जी आगे जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो परवान चढ़े और हमारे मुल्क में जो है वो हम आगे की तरफ निकलें, वो क्या बढ़ सकेंगे या विशेष साइकिल चलता रहेगा? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ जी कि देखिए हम सीखने को तैयार ही नहीं होते, और इस हवाले से 1950 से ये चल रहा था साइकिल। दरमियान में हमारा ख्याल था कि यार चलो कुछ हालात शायद अब किए कि जी, उसके बाद ये हुआ कि यार असम्बलियों ने मुद्दत अपनी मुकम्मल करना शुरू कर दी तो वज़ीर आज़म बदलना शुरू हो गए, लेकिन एक पार्टी की हुकूमत रही। अब के एक तजुर्बा वन स्टेप फॉरवर्ड हो गया है कि असम्बली 5 साल पूरे करती है, लेकिन एक जमात जो इक़्तिदार में होती है वो फारिग हो जाती है और उसके जो एलाइज होते हैं वो दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, जो हाल ही में जो 16 महीने का तजुर्बा हुआ है। अब मेरा ख्याल है कि शायद अब ये तजुर्बा हो रहा होगा कि हमने बाकी सारे तजुर्बे कर लिए हैं, तो क्यों ना एक वन पार्टी गवर्नमेंट की राह बनाई जाए। आफ्टर ऑल हमारा दोस्त है, चीन अपना यार है, उस पर जानिसार है, वहाँ वन पार्टी सिस्टम है। तो शायद अगर कोई ऐसा कोई कर रहा हो, आप फिर मैंने देखा है कि यू आर मेकिंग मी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मैं अगर तो आप मुझसे सीरियसली, इसको प्लेजेंटरी कहते हैं। अब मैं आपको क्या गुस्से से देखूं कि आप ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं तो सिर्फ प्लेजेंटरी एक चले, मैं बहरहाल ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए जब अगर तो आप इस नुक्ता नज़र से बात देखेंगी तो यू आर 100% राइट। इस पे देखिए कोई डिसएग्रीमेंट की गुंजाइश ही नहीं है कि वी हैव टू मूव ऑन। मेरा अपना ख्याल है जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो असल बात हो रही है उसका मुद्दा ये नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसके साथ है, कौन किसके साथ कर रहा है। हो ये रहा है, जो मेरा अपना ख्याल है कि हमारे जो तहरीक इंसाफ के मेहमान हैं वो भी खुल के नहीं बता रहे हैं। हो ये रहा है कि इस पार्टी को उम्मीदवारों से महरूम किया जा रहा है। वो अचानक कहीं गायब हो जाते हैं और फिर वो अचानक एक दिन कोई एतराफ़ी इंटरव्यू देने आ जाते हैं। अब बजाय उस पर फोकस करने के ये बताते हैं कि जी ये अनहोली अलायंसेस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। अब उसके बारे में भी डॉक्टर साहब मैंने ईमानदारी से बहुत सोचा। देखिए हमारे यहाँ ये भी तो वाक़या हुआ ना, बहुत रात गए एक शख्स था बेचारा हनीफ अब्बासी, उसको और कैसी सज़ा, वो भी जी मनशियात में, उसको कैसे रात को आई बिलीव 10 या 11 बजे फैसला आया था, 11 बजे। हाँ। दूसरी तरफ उनके जो वहाँ पे मुखालिफ हैं उनके उम्मीदवार के हलकों में तरक्याती काम देखने फॉर्मर चीफ जस्टिस जा रहे थे। तो ये भी हुआ है ना हमारे माशरे में। उनको बाबर रहमता कहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो चूँकि इनके साथ ये हुआ था लिहाजा तो इधर भी जिन लोगों ने इसका वो ये गलत बात है। मेरा अपना ख्याल है कि पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए था। मतलब वो कितना अच्छा तरीका था कि मुस्लिम लीग के बंदे तोड़ने थे, बहुत इत्मीनान से मखदूम खुसरो बख्तियार साहब की क़यादत में बनाया गया जनूबी पंजाब महाज। उसके बाद जहांगीर एयरलाइन एक्टिव हुई। हाँ, उनके पास गए, उनको लाए बन्नी गाला, उनके गले में रुमाल फैलाया उन्होंने अपने आप को, और बिलाखिर सारे जो है वो इद्गाम हो गया और टिच बटनों की जोड़ों की तरह वो मिल गए पंजाब। बिल्कुल। अब इस दफ़ा उससे ज़्यादा एडवांस होना चाहिए था कि सोफिस्टिकेटेड। अब ये है कि वो क्या होना चाहिए था इस दफ़ा टिच बटन के बाद? क्या वो भाई अब तो यानी कि देखिए ना, अब तो ये है कि आप यूँ आपने किया तो टक मिल गया। हाँ, वो जो मैग्नेटिक अल्लाह खैर सल्ला, तो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लगे, ज़्यादा लगे कि यार चीज़ें बहुत स्मूथली हो रही हैं।
अब जरा लग रहा है कि कोई डंडा मारी कुछ थोड़ी बहुत शायद वो करना पड़ रही है, या ये होता है कि जो पहले हल्ले में जाते हैं तो कुछ वादे वईद कराते हैं, बाद में कहते हैं कि नहीं यार चलो अब हम मुकर जाएं, तो अगले कहते हैं मुकर तो नहीं देंगे, फिर अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कोई बात आएगी तो कहेंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अनलेस यू आर विलिंग टू गिव इन, कोई आपके साथ ज़्यादती भी नहीं कर सकता। उसकी एक मैं बड़ी मिसाल देता हूँ कि बहरहाल कोई पसंद करे या न करे, सज़ा हो चुकी थी, नवाज शरीफ साहब अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लाहौर एयरपोर्ट उतरे, तो फिर उसका मुकाबला करें ना, फिर शिकायतें भी नहीं करनी चाहिए। फेयर इनफ, मैं ये कहूँगा। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, आपके आने से पहले बात ये हो रही थी कि इस वक्त जो PTI के साथ हो रहा है उसको कोई ये नहीं कह सकता कि जस्टिफाइड है। जो लोग 9th मई में इन्वॉल्व हैं छोड़ दें उनको कि ठीक है, उनको अब सज़ा मिलनी चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ये भी समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म का जो है वो पैमाना है कि कल तक अगर आपका नाम 9th मई के केस में था तो आप जो है वो सिस्टम को मतलूब थे, लेकिन जैसे ही आप आते हैं और आप आके लॉयल्टी चेंज करते हैं तो वो केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं और वो सारी चीज़ें भी जो है वो पीछे कहीं रह जाती हैं। ये जो एक साइकिल है, जो आपके आने से पहले यही बात कर रहे थे, ये कब तक चलती रहेगी? कल ये सिस्टम आपके अगेंस्ट चल रहा था, आज PTI के अगेंस्ट चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये है डॉक्टर साहिबा कि जो 9 मई के वाक़यात हैं और जो लोग उनमें मुलविस हैं जी, उनके हवाले से एक और भी ट्रेंड चल रहा है और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग आके सबसे पहले कहते हैं जी कि हम 9 मई के वाक़यात को कंडेम करते हैं जी, और उसके बाद जो लोग उसमें मुलविस हैं फिर वो उनको जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इस बात का कायल हूँ और मैंने हर जगह के ऊपर ये बात की है, हमारे लोग हर जगह के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलविस हैं सिर्फ उन्हें ही सजा मिलनी चाहिए और ओवरडूइंग नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी। और उसकी बुनियादी वजह एक और भी है कि देखें बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उनकी लीडरशिप के साथ बड़ी बड़ी माजी में ज्यादतियाँ होती रही हैं। भुट्टो साहब की फांसी से लेके मियां नवाज शरीफ साहब की जिलावतनी, उनकी जबरी रुखसती मैं उसे कहूँगा अकामा के ऊपर, लेकिन अच्छा फिर उनको अटक किले में बंद करना, मल्टीपल दफा उन्हें गिरफ्तार करना, लेकिन किसी पार्टी ने भी ना तो GHQ पे हमले किए, ना शुहदा की यादगारों पे, और ना ही कोई किसी कोर कमांडर के घर में घुसा। मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो इस बात के ऊपर भी शोर मचा हुआ है जनाब कि ये सिविलियन अदालतों का ट्रायल होना चाहिए या मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए, ये बेसिकली मिलिट्री ऑफेंसेस हैं, ये सिविल ऑफेंस नहीं है। खैर वो तो टेक्निकल मामला है, चलें वो मामला अदालत में भी है, उस पर फैसला बाद में आना है। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उन्हीं लोगों को जो इसके मंसूबा साज हैं, जो लोग इस मंसूबे की अमलदारी में साथ थे, जो लोग इसके हैंडलर्स थे, जो पीछे रह के कंट्रोल कर रहे थे, सिर्फ उन्हें ही सजा मिलनी चाहिए, बाकी किसी और को। डॉक्टर साहब हो ये रहा है कि अब आपने क्योंकि फैसलाबाद की बात की तो फरूख हबीब, उनकी ट्वीट्स हमारे सामने हैं वाक़े के बाद, किस तरह वो उसको बता रहे थे कि जी ये तो होना था और ये तो जो है रेड लाइन है, सारे हमारे वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन अगर वो आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं जी ये तो गलत हुआ और ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, तो वो पिछला उनका सारा जो था वो वाइप आउट हो जाता है और उनको फिर जो है वो ही इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर 9th में और नॉट कंसिडर्ड हैंडलर और बेटर, वो फिर सारा उनका जो है वो सारा केस धुल जाता है। तो ये भी तो यहाँ पे नजर आ रहा है ना कानून में बेसिकली एक जो आप सवाल पूछ रही हैं ये लॉ से रिलेटेड है। लॉ से रिलेटेड का मतलब ये है कि एक टर्म होती है जैसे वादा माफ हुआ, उसको कानून कितनी रियायत देता है, ये सारी लीगल मैटर्स है ना। क्या 4 लोग अगर एक वारदात में शामिल हैं, उसमें से एक वादा माफ गवाह बन जाता है कि जनाब मैं ये सारा ये सच बता रहा हूँ, फलां ने ये किया, उसकी पोजीशन क्या है,
تو یہ مطلب لیگل میٹرز، میں نے صرف آپ کو ایک نقطہ آپ کے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ کوئنسیڈنٹلی بیرسٹر گور صاحب لیگل میٹرز کو دیکھنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں عرض کر دوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی رعایت مل رہی ہے، جو کنفیس کر رہا ہے، جو واقعات بتا رہا ہے، یا جو اس ٹائپ کی کسی مینجمنٹ میں آتا ہے، تو شاید اسے کوئی رعایت اگر تو ڈاکٹر صاحب سمپل کویسچن فار مائی انڈرسٹینڈنگ، کل کو چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں ہاں جی میرے سے غلطی ہو گئی اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ اعتراف جرم کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ان کا جرم صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے ان کا جرم؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بات جو عرض کر رہا تھا اس کے اینڈ پہ میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ یہ آپ یہ کہیں کہ پولیٹیکل کویشچن نہیں ہے، لیکن یہ پولیٹیکل جواب آپ کے سوال کا یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ کہتے کہ ہم اس پہ شرمندہ ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے کیا غلط کیا، تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی. یہ 9 مئی والے جو سارے واقعات اور اس کے بعد جو پوری پارٹی جو ہے وہ آپ کو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کیونکہ سارے لیڈرز جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس میں انوالو تھے، جن کے نام آپ نے لیے ہیں، تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی اگر وہ یہ بات. انہوں نے تو اسے ایک عظیم فتح قرار دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جی ایچ کی پہ انہوں نے حملہ کیا ہو. ہاں ہم نے کیا ہے، ہمارے جوانوں نے کیا ہے، وہ تو انہوں نے تو ایسا کہا کہ جیسے پتہ نہیں وہ کشمیر فتح کر لیا ہے ان لوگوں نے. رائٹ. چلے ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اگین بیکاز اس کی پولیٹیکل ریمیفیکیشنز ہیں تو لگ یہی رہا ہے اس سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو ہے نا وہ بو ضرور آتی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں ذرا پروڈیوسر صاحب، آج کیونکہ مولانا صاحب کی بات ہو رہی تھی، مولانا صاحب نے آج کیا کہا ذرا وہ سنوا دیجئے، پھر بیرسٹر صاحب کی طرف چلتی ہیں. عمران خان کا نام لیتے ہوئے یا پی ٹی آئی کا نام لیتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، مزہ نہیں آتا لڑائی میں. اگر قانون کی گرفت میں ہیں اور انہوں نے کوئی ریاست کے خلاف ایسے اقدامات کیے ہیں تو پھر الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تو ممکن ہے ان پر پابندی لگ جائے، چاہے کہ ہم ان کے لیے الیکشن میں برابر کا حصہ دار بننے کی خواہش ظاہر کریں. اچھا بیرسٹر صاحب، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مولانا جو ہے وہ جو پابندی کی بات کر رہے ہیں یہ آنے والے وقت میں جو آپ پہ سختی آ سکتی ہے اس کا ایک پیش خیمہ ہے؟ نہیں دیکھیں، مولانا صاحب کی اپنی پارٹی اپنا ایک ویژن ہے، اپنے طریقے سے چل رہے اور ہمارے خلاف تو ہمیشہ سے برسرفکار رہے ہیں. ہمیں تو سو مچ سو کہ ایون ریلیز میں وہ بھی جاتے ہیں جس سے ان باتوں کی توقع نہیں ہے ایز اے ریلیجس لیڈر، اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ یہودی ایجنٹ ہے تو ان کی باتوں کا ہم کیا وہ کریں. لیکن ایک بات ہمیں سب کو وہ کرنا پڑے گا، جو بھی سچویشن میں ہم نے ملک کو اس نہج پہ لے کے آئے اور وہ لوگ لے کے آئے جو رسپانسبل ہے اس کے. ایک اب جو الیکشن آ رہا ہے، سمپل ایشو یہ ہے کہ کس نے اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، ان میں انٹرفیرنس نہیں ہوگا، جس کی میجارٹی آئے گی الیکشن میں ریگنگ نہیں ہوگی، اور جب کی حکومت بنی اس میں انٹرفیرنس نہیں ہوگی اور پولیٹیکل فیصلے ایوانوں میں ہی ہوں گے تو پھر ملک آگے بڑھے گا. اب اگر اسی سرکمسٹانسز میں الیکشن سے پہلے ہی یہ متنازع ہے کہ الیکشن کون کنٹیسٹ کر سکتا ہے، الیکشن میں کس کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا، اور ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ کس گراؤنڈ پہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، تو یہ تو ملک کو ہم کہیں بھی نہیں لے کے جا رہے. یہی تو ایشو ہے کہ وہ ذاتی مفادات کو ہم اس نہج پہ لے کے آئیں کہ ہر آئے دن ہم اسی پاس میں چلے جاتے ہیں کہ یہ 9 مئی یا کوئی بھی ہے، جو ہو گیا وہ تو کب کے ہو چکا ہے. اس کے بعد اس کی مذمت بھی ہو گئی، جو لوگ پکڑے گئے ان کی کیسز بھی چل رہے ہیں، اس میں ملٹری کورٹس کے بھی فیصلے آ رہے ہیں، ملٹری کورٹس پہ سپریم کورٹ کی بھی فیصلے آ رہے ہیں. دا اونلی تھنگ وی ہیو ناؤ ٹو موو فارورڈ از کہ الیکشن میں پارٹیسپیشن کے لیے سب پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو جو بھی پارٹیسپیٹ کرے ان کو یہ فریڈم ملے کہ وہ اکٹھے آئیں، پارٹیسپیٹ کرے، اور ان کے ورکر پاکستان کی عوام جس کو سلیکٹ اس کا رائٹ حق حکمرانی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. صاحب مولانا ظاہر ہے کوئی ایسی تو بات نہیں کر رہے، کیا اس میں کچھ آپ کو لگ رہا ہے وزن ہے جو بین ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ پارٹی کے بین ہونے کی بات کر رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے بین ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا کسی پارٹی کو بین ہونا چاہیے؟ ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن بھی جس طرح حالات بن رہے ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ 2 ایسے ایشوز ہیں which can lead you there. ایک تو سائفر ہے، سائفر کو ہم لوگ سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں. میری دانست میں سائفر ایک بہت سنجیدہ کیس ہے، بہت سنگین نوعیت کا کیس ہے. دوسرا مجھے آئی سسپیکٹ کہ یہ جو فارن فنڈنگ ہے نا جی، یہ بھی کسی نہ کسی موقع کے اوپر گلے پڑ سکتی ہے. تو اس صورت میں تو پارٹی کو ڈی لسٹ کرنا پڑے گا.
मुझे ये महसूस हो रहा है, मेरा अंदाज़ा है, आई कैन बी रॉन्ग, कि शायद अभी तक कोशिश ये हो रही है कि तहरीक इंसाफ के कायद जो हैं वो बैन हो जाएं, जैसे 2018 में हुआ था कि नवाज शरीफ साहब बैन हो गए और उनकी जगह कोई आ जाए। मेरा अपना ख्याल है कि फ़िलहाल शायद इसी से गुजारा हो सकता है, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि फिर इधर तो शहबाज साहब थे, घर की बात थी, ठीक है ना जी, वो इनकी टोपी उतार के तो उनके सर रख दी गई, कोई मसला नहीं हुआ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है, जानशीन नहीं है, नहीं बीबी, वो देखे ना, अब मैं वही आपसे दोबारा बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए ना, आपने कितनी होशियारी से डॉक्टर साहब से वो सवाल नहीं किया जबकि मैंने आपसे अर्ज़ की थी। देखा ना, ये होता है असली, आप यानी कि कितने ब्रिलियंट लोग हैं। अब मैं अर्ज आपसे ये कर अभी आ रहे हैं डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आप कर लीजिएगा, पूछिएगा आप ना। और उसके बाद ये है कि मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो होने वाला है, जिसको हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो ये है कि ये इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं। यहाँ पे 3 बंदे कह रहे हैं कि जी असल उम्मीदवार कायद का तो मैं हूँ। आजकल सबसे ज़्यादा चांदी जो है वो उन वकला की है जो मिल रहे हैं। उनका ख्याल है कि हम अगर किसी हल्के से खड़े हो जाएं, हमें तो कोई पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा और हम जीत सकते हैं बआसानी। ठीक है जी, मैं आपसे सीरियसली कह रहा हूँ ये बात, और ये इस्लामाबाद की हद तक तो मैं आपको बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। लेकिन जब हम मौलाना साहब की बात करते हैं ना, तो खुदा के लिए ये बात भी जहन में रखिए कि उनके खिलाफ दाइश ने एक बाकायदा मुहिम चला रखी है, और मेरे मुंह में खाक, और हम सबको मिलकर अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए ये इल्तिजा करनी चाहिए कि आइंदा इलेक्शन के दौरान मौलाना की जमात के साथ वो ना हो जो 2013 और 18 में ANP और पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था। मेरा ख्याल है कि मौलाना उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरा, एक आज ही एक और क्राइसिस हुआ है, उसको जहन में रखें। जो केयर टेकर यानी चीफ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के, उनका अचानक इंतकाल हो गया है, और हमारे पास कोई ऐसा आइन में वाज़ेह रास्ता मौजूद नहीं है। अब उसके लिए क्या तरीक़ा कार होगा? कहीं इलेक्शन डिले तो नहीं हो जाएंगे कि ऐसे आए घुड़मस जाए कि वो कहें कि जनाब ये कौन होते हैं लगाने वाले, और जाके आप हमारे जो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी आइन इस पे बड़ा जो है वो आइनी रास्ता इस पे लिया जाएगा, और उसमें वही होगा। मेरे भाई हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, और बदकिस्मती से मेरे दोस्तों में चंद एक ही वज़ीर हुए हैं, वो उनमें से एक हैं। तो लेकिन वो आइन बनाने वालों में शामिल नहीं थे। वो सहाफ़ी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, मेरे जाने जिगर हैं सही, ऐसी बात नहीं है। कुछ दिनों की वजारत है, इसलिए मेरी दूरी है उनसे, लेकिन वैसे मेरे यार हैं, भाई हैं मेरे। लेकिन उन्होंने आइन नहीं बनाया हुआ। ठीक है, आइन मेरी नज़र में जो तो है, आपको ये लग रहा है, आपको खदशा लग रहा है बाबू, ये बाकायदा, मैं आपसे, आप मुझे बताइए ना कि फिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब बड़ा वो यानी रिसर्च करके काम करते हैं, हंसी मजाक के अलावा उनकी यानी दोस्ती हो, यानी अगर बैठे हो तो शायद मैं उनको काफ़ी तंग करूँ। उनकी अदब मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ, तो वो हमारे और आपकी, हम जाहिलों की आसानी के लिए ये भी कहते हैं कि आर्टिकल फलां के तहत जिसका हल मौजूद है वो कोट कर देते, तो हम ये बात ही ना कर रहे होते। क्या उन्होंने कोई आर्टिकल कोट किया? नहीं, उनका कहना ये था कि जी उसमें जो लीडर ऑफ पुराने ऑपोजिशन और चीफ मिनिस्टर वो आपस में करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ना वो करेगा। लेकिन ये आइन में लिखा हुआ तो नहीं है ना, तो अगर कोई बंदा उस प्रोसेस पे जो है वो एतराज उठा दे, कोर्ट चला जाए, तो कोर्ट चले जाएं। उसके बाद अल्लाह माफ करे, कल को फर्ज करें कि अगर ये हो गया मसला, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अचानक किसी बात पे नाराज होकर इस्तीफा दे दें, फिर क्या करेंगे? यानी कोई प्रेसिडेंट तो नहीं है ना। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन नजर नहीं आ रहा। नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा। देखिए, आपने फिर वही बात है, जस्टिस फायज ईसा कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस साहब ऑनरेबल फरमा चुके हैं कि अगर आपके जहन में ऐसे बेहुदा ख्यालात आए तो अपनी बीवी से शेयर करें। मैं किससे शेयर? मेरी बीवी को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो कहेगी वर्ड, मैं किसी से शेयर कर नहीं सकती। तो मैंने हरगिज ऐसा कोई मुझे खदशा नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। बार-बार कह रहे हैं जी ब्रेक की तरफ जाना है, प्लीज एक ब्रेक ले लें, और ब्रेक से हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब,
अभी हम ये बात आपने सुना ही होगा, हम जो बात कर रहे थे शुरू हुई थी मौलाना साहब की जो खदशात हैं कि जी पीटीआई को या चेयरमैन पीटीआई को जो है वो बैन करने की बात से नुसरत साहब उसको एक दूसरी तरफ जो है वो लेके गए हैं। वो बात कर रहे हैं कि आज जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो आ गया है खैबर पख्तूनख्वा में, जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं उनकी डेथ के बाद, तो क्या आपको लगता है उनका ये नुसरत साहब ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि इससे जो है वो इलेक्शन प्रोसेस में ताख़ीर हो सकती है कुछ, या लग रहा है कि ताख़ीर का ये एक बाइस बन सकता है? क्योंकि इस पे हमें स्पेकुलेट करने से मना किया है, बट अब एक सिचुएशन अराइज कर गई है तो उस पर बात तो करनी है। देखिए मेरा ख्याल है इस वजह से इलेक्शन किसी की तरह मुलतवी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन की जो सेटलमेंट हुई है और जो तारीख अनाउंस की गई है, आप देखें वो किस फोरम से आई है। उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व है, उसमें सदर पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक म्यूचुअल आप ये कहें कि सेटलमेंट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इत्तफाक राय से एक तारीख जो है वो निकली है, निकाली गई है, दी गई है, और उसने अपनी दूसरी मोहर स्टैंप लगाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और उसने ये भी कहा है कि अगर किसी ने चीफ जस्टिस साहब के जो अल्फाज हैं या उनका जो फैसला है कि किसी ने अगर मीडिया पे आके इस तरह की स्पेकुलेशन और अफवाहें फैलाने की कोशिश की कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, तो उसके खिलाफ कैमरा को कार्रवाई करनी चाहिए। तो जहाँ इतनी क्लैरिटी हो, हमारी जमात आप देखें कैंडिडेट से हमने टिकट्स के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन अराइज कर गई है, तो चीफ जस्टिस ने तो फोर्स ही नहीं किया था ना, जो केपी में क्राइसिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बन सकता है। बताए ना, देखिए बात ये होती है कि मुझे ये कहें कि अल्लाह ताला की मग़फ़िरत फरमाए, जो निगरान वज़ीर आला आज़म खान साहब वफात पा गए हैं आज खैबर पख्तूनख्वा के जी। उन्होंने कौन सा ऐसा काम करना था इलेक्शन के लिए कि जो ना होने की वजह से इलेक्शन रुक जाएगा? कौन सा ऐसा काम करना था? वो ज़ाहिर है उनकी एक एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी संभालने के लिए अगर दूसरे शख्स का इंतखाब नहीं होता या उस पर जो है वो एक क्राइसिस बन जाता है, उस पर इत्तफाक राय नहीं होती, कोर्ट का रुख जो है वो कर लिया जाता है, तो फिर आपको नहीं लगता कोई इशू आ सकता है? इसमें जब एक अदालती जो सेटअप मौजूद है, चीफ जस्टिस साहब हैं, जो हमारी पेशावर हाई कोर्ट है उसकी चीफ जस्टिस साहब हैं, वो आ सकते हैं एज एक्टिंग केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर, या कोई मैनेजमेंट जो भी डिसाइड करती है। लेकिन ये हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी हो। मुझे बिल्कुल इसमें क्लैरिटी है। ठीक, अच्छा आपने सुन लिया, मैं ज़रा बैरिस्टर साहब की तरफ भी चलूँ। बैरिस्टर साहब, क्या आपको इसमें लगता है, अगेन लुकिंग एट द लीगल साइड, लुकिंग एट द पॉलिटिकल साइड, क्या आपको लगता है ताख़ीर का बाइस बन सकता है ये? नहीं डॉक्टर साहब, पहले मैं ये अर्ज करूँ, जहाँ तक नुसरत साहब ने अर्ज किया है कि ये बैन हो सकता है, तो देखिए पीटीआई पे कोई बैन या प्रपोजल या न इसके ग्राउंड से कोई ऐसी चीज़ इस वक्त न इलेक्शन कमीशन के पास है, न सुप्रीम कोर्ट के पास है, न किसी ऐसी चीज़ का खतरा है। फॉरेन फंडिंग केस का जहां तक ताल्लुक है, तो वो हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था ऑर्डर, और अभी वो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे वो सब पार्टियों का अभी पेंडिंग है, तो ऐसा कोई खतरा नहीं है कि। लेकिन हमारे मुल्क में प्रिलिमिनरी फेज से अगर उसको कल्मिनेशन फेज में ले जाना हो तो कई दफा वो बहुत तेजी से काम हो जाता है। हाँ जी, तेजी से काम हो सकता है, लेकिन वो जो तरीक़ेकार है जैसे वो काफ़ी लंबा है, तो एटलीस्ट हमारा ये ज़रूर है कि पीटीआई पे बैन नहीं लगेगा और पार्टिसिपेशन एज अ पार्टी ज़रूर पार्टिसिपेट करेगी। जहाँ तक सीएम की डेथ की बात है और इसकी वजह से इलेक्शन की डिले का है, मैं नहीं समझता कि किसी सूरत इलेक्शन जो है ना इसमें डिले होगा। अलबत्ता हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि अगर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाए तो फिर क्या होगा। ऑब्वियसली अगर चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो कैबिनेट डिसॉल्व हो जाती है और हाउस या असम्बली एक नए कायद ईवान का इंतखाब करती है और एक नई हुकूमत बनती है। ऐसी सर्कमस्टांसेस में नहीं है, या तो दो सूरतें हो सकती है, सदर साहब गवर्नर को डायरेक्ट कर दे, लेकिन वो उस सर्कमस्टांसेस में होता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की, जिसको कहा जाता है कि मशीनरी एंड प्रॉमिस जो है वो इन अकॉर्डेंस विद दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलाई जा सकती, उस सूरत में होता है, अदरवाइज नहीं। पर मैं नहीं समझता वो होगा। ये भी हो सकता है जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हस्बा बिल में आए थे, गवर्नर वहां से एक लेटर लिखकर कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को लिख सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैकेंसी क्रिएट हो गई और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, लिहाजा सदर को एडवाइस समरी मूव की जाए, एडवाइस किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले। और
केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम सदर साहब के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस भेजी और सुप्रीम कोर्ट उसका एक हल निकाल लेगी। बड़ा वो इतना वो मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी बेस पे इलेक्शन डिले नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मेरा ख्याल है विद इन अ वीक और 10 डेज ही अपॉइंट हो सकता है अगर ये प्रोसेस अडॉप्ट हो जाए तो। अदरवाइज बगैर केयर टेकर की असम्बली गवर्नमेंट नहीं चल सकती, क्योंकि एवरी गवर्नमेंट हैज टू बी हेडेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव, और प्रोविंस का चीफ एग्जीक्यूटिव केयर टेकर हो या अदरवाइज हो वो चीफ मिनिस्टर ही होता है। कुछ खदशात आपके दूर हुए, आप कहते हैं मैं शरारत करती हूँ, अब तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। डॉक्टर साहब हमारी बदकिस्मती ये है कि एक बात मैं खुलेआम कह रहा हूँ, खुदा को हाजिर नाज़िर जान एक बात आप आई एज नुसरत जावेद, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आई एज नुसरत जावेद एक लम्हे को भी मैं ये नहीं चाहता कि 8 फरवरी से इलेक्शन दाएं या बाएं हो, बिल्कुल। लेकिन इसी तरह मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान के लोगों की, सोचने समझने वालों की अक्सरियत वही सोचती है जो मैं सोच रहा हूँ। आप भी यकीनन दिल से जाती हैं कि शुड बी ओवर एंड डन विद, ठीक है ना जी। लेकिन आपको अंग्रेजी का वो मुहावरा भी याद होगा कि जन्नत का रास्ता जो है वो नेक नियति बनाती, और सॉरी जहन्नुम का रास्ता, रोड टू हेल इज पेव्ड, ठीक है ना जी। सब नोबल इंटेंशंस होती हैं, नेक नियत जो है वो आपको जन्नत की तरफ लेकर जाती है, यकीनन नहीं कि उसकी डेस्टिनेशन जन्नत हो। क्या ये कहने के बाद आप इस बात को रूल आउट करती हैं कि पाकिस्तान में केओस फैलाने वाली क़ुव्वतें नहीं हैं? पाकिस्तान के अंदर मुसलसल जो है इस बात के लिए कुछ क़ुव्वतें मुसलसल काम नहीं कर रही गुज़श्ता चंद दिनों से कि यहाँ केओस फैले, और फिर जो एक सिचुएशन ट्रिगर अब हुई है ड्यू टू अफगान रेफ्यूजीज, इलीगल और लीगल व्हाटएवर, उसकी वजह से जो कन्फ्यूजन है इस वक्त टेक्निकली देयर इज़ नो चीफ एग्जीक्यूटिव इन केपीके, द मोस्ट सेंसिटिव प्रोविंस एट द मोमेंट। कौन एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो उसको वो टेक ओवर कर रहा है इस वक्त? हु इज़ द इंटीरियर मिनिस्टर देयर, हु इज़ कॉलिंग द शॉट देयर? What about the governor? मैं ये कहता हूँ जी बीबी ऐलान हुआ है, कोई नोटिफिकेशन मुझे बता दें कि जी ये अब चूँकि ये हुई है सूरत हाल, तो ये ईवान सदर से 6 अपना आज यानी कि 4 बजे या 3:30 बजे आया था जी नोटिफिकेशन कि इन व्यू ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज प्लीज टू अनाउंस। ये तो नहीं हुआ ना प्लीज़। लेकिन एक प्रेसिडेंस क्या पंजाब का हमारे पास मौजूद नहीं है जहाँ पे था कि सूबे को हम उस तरह नहीं छोड़ सकते, और फिर मलिक उर रहमान साहब को जो आया है था ना, लेकिन अभी तक आया है। अच्छा ठीक है, व्हाइल यू एंड आई आर टॉकिंग। दूसरी बात मैं दोबारा कह रहा हूँ कि प्लीज़ हमारी नेक नियति नॉट विथ स्टैंडिंग, खुदा के लिए हम क्यों भूल जाते हैं कि इस वक्त इस मुल्क में आग भड़काने को बहुत सारी क़ुव्वतें हैं। एंड आई एज अ कंसर्न्ड पाकिस्तानी मैं चाहता हूं कि स्टेबिलिटी की तरफ बात बढ़े। कोई बंदा चला गया कोर्ट में, आप कैसे रोकोगे उसको कि भाई ये बात तो मान रहे हैं ना हमारे दोनों दोस्त कि भाई हाँ रास्ता तो है नहीं, कोई आइन में लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और जो भी रास्ता निकला हम मान लेंगे। मैं इन दोनों की नीयत पे पूरा एतबार करता हूँ कि डॉक्टर साहब भी और गौर साहब भी जो फरमा रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, और इनकी क़यादत भी ये सोच रही होगी, लेकिन दे आर नॉट दी ओनली स्टेक होल्डर्स ना। गन डालने वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं। मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ। आई होप आई एक्सप्लेन माई सेल्फ। यू डिड। अब मैं उस पर कुछ कह भी नहीं सकती, फिर आप कहेंगे कि मैं जो है और सिमिलरली इसी तरह जो मैं मौलाना फजलुर रहमान की जिस बात पे आपको फोकस करना चाहिए, अगर मैं जान की अमान पाते हुए आपसे अर्ज करता हूँ कि वो ये कहते हैं कि मैं भी अपने हल्के में नहीं जा सकता, अगला पॉइंट यही था मेरा, और मेरा मुखालिफ भी नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये बात लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद वालों को नजर नहीं आई। अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे और मेरे मुखालिफिन को बल्दी दे बुत्थे, वो जो पंजाबी में जो कहते हैं ना, फेंका जा रहा है। मुझे एक ब्रेक लेने दें, और अगला प्रोड्यूसर साहब जो आपने शॉट निकालना है वो मौलाना साहब का यही वाला है, ताकि हम व्यूअर्स को भी सुनवाएं कि नुसरत साहब किस तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ज़रा मौलाना साहब सुनवा दीजिए जिस बारे में नुसरत साहब बात कर रहे थे कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं।
मैं तो इस तारीखों के आने से पहले कह चुका हूं और मैंने यहां तक कहा था कि जो हालात अमन व अमान के हवाले से हैं, मैं कम से कम अपने हल्के में इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। अगर उनको बस सिर्फ इस्लामाबाद ही नज़र आ रहा है और लाहौर नज़र आ रहा है, ये ख्याल ही नहीं है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है और KP की सूरत हाल क्या है, तो फिर उनका फैसला है। ठीक है, फिर हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, फिर इलेक्शन से तो हम नहीं जाएंगे। बैर साहब, इस वक्त जिस तरह मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, खदशात उनके भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, गो कि आपके भी खदशात जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें जिस तरफ नुसरत साहब इशारा कर रहे हैं, सिक्योरिटी की वजह से पार्टीज़ को जो है वो कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है। अगेन जो KP के हालात हैं वीज़ावी अफ़गान रेफ्यूजीज, सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं, उसमें आपको क्या चीज़ें कोई एक अनफोर्सीन अनफॉर्चुनेट जो है वो टर्न लेती हुई तो नज़र नहीं आ रही? डॉक्टर साहब, अल्लाह न करे कि कोई अनफोर्सीन ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाए कि टर्न अराउंड हो जाए या इलेक्शन उससे डिले हो जाए, लेकिन कंसर्न सब पार्टी का है कि पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा और आवाम को भी बड़ा एहतियात करना होगा, अफरा तफरी से भी बचना होगा। और कैंपेन भी जब चलानी है तो उसमें भी बहुत एहतियात करना पड़ेगा और सारी सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ ताउन होगा, आवाम का भी, लोगों का भी, पॉलिटिकल पार्टी का भी, एक दूसरे को जो है ना मजहबी कार्ड ना प्ले करने का, एजेंसियों को न इन्वॉल्व करने का, और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह इलेक्शन पुरअमन होंगे। लेकिन आने नाप होता ही रहता है। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी जब इलेक्शन हो रहे थे तो कुरम में इलेक्शन नहीं हुए थे और फिर 2 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी थी कि कई साल के लिए वहाँ इलेक्शन ही नहीं हो सके थे, वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। तो शायद इस मरतबा भी कुछ ऐसी आयकात कंस्टिट्यूएंसी हो जिस तरह मौलाना साहब जिक्र कर रहे हैं, पर मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन ने किसी ऐसी कंस्टिट्यूएंसी का जिक्र किया है कि वहाँ सेंसिटिव ऐसे हैं। अलबत्ता पहले जो रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट में भी जमा की गई हैं तो सिलेक्शन कमीशन ने यही कहा था कि हमने पॉइंट आउट कर लिए कि कौन से पोलिंग स्टेशन है वो मोस्ट सेंसिटिव होंगे और वहाँ में हमने क्या मशर ली है। उम्मीद हमें करना चाहिए इंशाल्लाह ताला इलेक्शन पुरअमन रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, उम्मीद हम सारे कर रहे हैं, दुआगो भी हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है वो पुरअमन रहे, पुरअमन माहौल में रहे। लेकिन जिस तरफ मौलाना साहब इशारा कर रहे हैं और जो बात नुसरत साहब कर रहे हैं, आप इस वक्त के डायनामिक्स देखें, जो बात नुसरत साहब कर रहे हैं कि स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि किसी भी पॉइंट पे जो है वो चीज़ें किसी अनफोर्सीन सिचुएशन का जो है वो हमें सामना हो सकता है जिससे जो है वो फिर जिसको जवाब बना के जो है चीज़ें नेगेटिव टर्न ले सकती हैं? देखिए, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल या ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आए। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान जो है जिस मुश्किल में गिरा हुआ है और जो हमारे मसाइल हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है, इसलिए मैं उनको अब मतलब एनलिस्ट करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि सबको पता है उसका जो वाहिद हल है वो आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन है और उसके नतीजे में एक मुस्तहकम हुकूमत का क़याम है। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक आप लेकिन डॉक्टर साहब कता कलामी की माफ़ी, बिलावल साहब आपकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं आपकी किंग्स पार्टी है, मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद और पंजाब के अलावा नज़र कुछ नहीं आ रहा, सिक्योरिटी के थ्रेट्स वहाँ पे, PTI कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है, आज़ादाना फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इस माहौल में कैसे होगा और उसको कौन कबूल करेगा? देखिए डॉक्टर साहबा, मैं आपको सिर्फ एक हल्के की बात बता दूं, पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट होती है उसमें क्या होता है। अगर मैं किसी भी इलेक्शन में अगर मैं एक विनिंग कैंडिडेट हूं और हल्के में ये फिजा हो कि यस डॉक्टर तारिक जो है वो इलेक्शन जीत रहा है, तो मेरे जो मुखालिफिन कैंडिडेट्स होंगे वो मेरे ऊपर इलेक्शन से पहले ही फूट पटांग किस्म के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देंगे, धांधली करेगा, ये वो करेगा, फलां होगा। तो बात ये है कि ये बात इलेक्शन से पहले किसी जमात की मकबूलियत को देखते हुए अगर इस तरह के बयानात और इल्ज़ामात तो हमेशा ही लगते रहे हैं, ये फिजा पाकिस्तान में कभी भी नहीं आ सकती कि आप 20 जमातों को बिठाएं और वो कहें कि जनाब बिल्कुल अमन ही अमन है और रावी चैन ही चैन। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो सारी पार्टीज अभी से जो है सवाए आपके नुसरत साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो बेंचमार्क रखा था। नुसरत साहब ने कहा, मुझे कह रहे थे डॉक्टर साहब से आपने क्यों नहीं पूछा कि जहाँ जहाँ इस्लामाबाद के हल्के अगर हम सिर्फ देख लें वहाँ पे शिकायतें किस पार्टी की तरफ से आ रही हैं, क्या आपकी पार्टी की तरफ से आ रही हैं, तो जवाब जो है वो इसमें नफ़ी में जो है वो मिलेगा। बात यह है कि सारे कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी ना किसी वजह से, सवाए आपके।
तो वो एक्सेप्टेबल इलेक्शन कैसे होगा, एक्सेप्टेबिलिटी उसकी कैसे आएगी? वही होगा जो पिछले 5 साल होता रहा। नहीं, मुझे आप ये बताएं, चलें इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं। मुझे ये बताएं 2018 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, 2008 का इलेक्शन, जिनमें से 2 मैंने खुद जीते, 10 साल में असेंबली का मेंबर रहा। सिर्फ ये 3 इलेक्शन उठा के देख लें, उनके बाद क्या इल्जामात नहीं लगे, उससे पहले क्या इल्जामात नहीं लगे सर। और उसके नतीजे में जो है आप लोग जो है वो चीखते रहे, सेलेक्टेड के नारे लगाते रहे, वो धरने करते रहे, तो इसका मतलब वहीं पे हम जा रहे हैं, वैसे ही हो रहा है। नहीं, तो सब नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन सिलेक्टेड कहते रहे, लेकिन हुकूमत चली और अगर वो और फिर नो कॉन्फिडेंस भी आया और फिर एक वो, तो सब अनफॉर्चुनेटली वी आर आउट ऑफ टाइम, बट क्विकली जस्ट एक आपको इलेक्शन के बाद जो हम कह रहे हैं कि वो एक पुरअमन माहौल है और जिसमें मुल्क आगे की तरफ जाएगा, वो आपको नजर आ रहा है, वो इस्तेकाम नजर आ रहा है क्विकली? नॉट एट दिस स्टेज, बट लेट्स सी कि बाय द टाइम वी रीच होपिंग अगेंस्ट होप। नहीं, वो तो हमें करना है। देखिए यही बात है कि वी आर नॉट, हम यहाँ पे वी आर नॉट कियोस मर्चेंट और प्रमोटर्स। मेरा और आपका देखिए धंधा ये है कि मुल्क में अमन अमान होगा, कारोबार होगा, इश्तहार मिलेंगे और मैं और आप बैठेंगे टाई लगा के और जैकेट पहन के। तो हमें तो सबसे ज्यादा, खैर आप जैकेट पहन जी बिल्कुल। अब मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मेरा और आपका कलेक्टिव इंटरेस्ट जो है वो ये है कि इस मुल्क में इस्तेकाम हो और प्रॉस्पेरिटी हो। इस्तेकाम और प्रॉस्पेरिटी फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से आएगी, लेकिन क्या वो होते नजर आ रहे हैं, इसका जवाब नफी में है। नुस साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम। बैरिस्टर साहब आपका और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।